यार जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ही शानदार होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। हम लोग बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। इससे पहले हमने 10 सेट को हल कर लिया है। आज जो है वो 11वां सेट है। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, तैयारी तो आपने बहुत बार की होगी, सेट भी बहुत सारे लगाए होंगे, लेकिन जो इस लेवल का मैं सेट दे रहा हूं ना, आप उठा करके देखेंगे, एग्जाम अगर दिए होंगे तब आपको पता चलेगा। एकदम बिल्कुल आपको दिखाई देगा एग्जाम वाला क्वेश्चन। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा करके और सेट में ले आए, नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन को साथ साथ बगल में रख रहा हूं और साथ साथ अपने क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, एकदम मिलता जुलता, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं, परीक्षा हॉल में जाएं, तो आप ऑकवर्ड फील ना करें, आपको अलग ना लगे कि अरे यार पढ़े क्या, आया क्या, आपने अब तक क्या पढ़ा। कोई दिक्कत नहीं, अब आप आ गए हैं। इस बार ये मान के चलिए कि आप बेहतर नहीं बेहतरीन तैयार होंगे। अगर आप जो भी मैं चीजें करा रहा हूं अच्छे से इसको फॉलो किए और सबको आपने जो भी मैं टेस्ट आपको करा रहा हूं सबको एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। देखिए, एक बार में आप भूल जाएंगे, मैं फिर आपको कह दूं, एक बार में आप भूल जाएंगे, इसको रिवीजन आप करिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 प्रश्न हैं। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं कि 100 प्रश्न, 100 प्रश्न, तो 100 भी आएगा, आप लोगों के लिए जरूर आएगा, परेशान मत होइए, सब कुछ आएगा। थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए, है ना। तो चलिए, पहला ही सवाल आ गया है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं? राज्यपाल जो है वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा: 163, 164, 165 और 167, है ना। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात की जाए तो वह 164 अनुच्छेद में बतलाता है। 163 में क्या बतलाता है कि मुख्यमंत्री जो है वह राज्यपाल को सहायता प्रदान करेगा, है ना, मंत्रिमंडल के माध्यम से, राज्य में जो विधानमंडल है उसके माध्यम से। लेकिन 164 में है कि उसी मंत्री परिषद का, जो राज्य की मंत्री जो परिषद है, उसका अध्यक्ष जो प्रमुख होगा वह होगा मुख्यमंत्री, और उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। सीधा सा आपको याद रखना है कि 164 अनुच्छेद क्या बताता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। पहला प्रश्न। चलिए हम दूसरे सवाल पर आते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए, सारे प्रश्न आपको लगेगा कि हाँ दमदार प्रश्न है, और आप लोग देख भी रहे हैं। 10 वीडियो आपको मैं उपलब्ध करा चुका हूं, लगभग 500 प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं। आप लोग देख चुके हैं उन 500 प्रश्न में, मतलब क्या क्वालिटी है। आप मार्केट में टेस्ट खरीद लीजिए, सेट खरीद लीजिए और आप मैच करा लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है। चलिए, इनमें से कौन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन चुके हैं? मतलब जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और बाद में प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। सीधा प्रश्न यही है। तो नरेंद्र मोदी ये भी बन चुके हैं, मोरारजी देसाई ये भी बन चुके हैं, एच डी देवगौड़ा ये भी बन चुके हैं, यानी कि ये सभी बन चुके हैं। एक बार जरा सा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 6 व्यक्ति बने हैं बच्चों। कौन कौन? एक नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में है, दूसरे एक मोरारजी देसाई हैं, एच डी देवगौड़ा 3 हो गए, चौधरी चरण सिंह, नाम लिख लीजिए, चौधरी चरण सिंह 4 हो गए, और पांचवा हो जाएंगे विश्वनाथ प्रताप यानी कि वीपी सिंह, है ना, वीपी सिंह। और जो छठवें हो जाएंगे वो हो जाएंगे पीवी नरसिम्हा राव। ये 6 व्यक्ति हैं। एग्जाम में घुमा घुमा के नाम बदल बदल के देगा, तो 6 का नाम आप याद रखिएगा। आप कभी भी इन सब प्रश्न में नहीं फंसेंगे। और देखिए, एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं ना, तो हो जाती है कठिनाई, लगता है कि अरे यार ये तो पढ़े ही नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जुड़े रहिए। एग्जाम आने आने तक ना आप एक अलग ऊर्जा महसूस करेंगे आप अपने अंदर कि हाँ हम हर बार क्या थे, इस बार क्या हो जाएंगे। चलिए, तीसरा सवाल। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, है ना। राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यह किस अनुच्छेद में है कि भैया राष्ट्रपति को सहायता मिलेगा तभी वो काम करेंगे, और सहायता कौन देगा? मंत्री परिषद, और उस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो यह जो है यह 74 अनुच्छेद में है, 74 अनुच्छेद में। और 75 में क्या है कि इसी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। दोनों बात याद रखना है। 74 में है
कि सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और उसी प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 अनुच्छेद के तहत जो है वह राष्ट्रपति करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वह व्यक्ति जो संसद का सदस्य ना हो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? जैसे देखिए, समझिएगा, यहां ये संसद है, दो सदन, लोकसभा, राज्यसभा। कोई ऐसा व्यक्ति जो न तो लोकसभा का सदस्य हो न राज्यसभा का सदस्य हो, क्या वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, बन सकता है प्रधानमंत्री? तो जी हां, बन सकता है। 4 ऑप्शन है। 1 महीना के लिए, 6 माह के लिए, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक के लिए, कि 14 दिवस के लिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो 6 माह, अधिकतम 6 माह के लिए वो बन सकता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। चलिए, 5वां प्रश्न, आपातकाल लागू होने के बाद कितने दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित होना आवश्यक है? जैसे आपातकाल लागू हो गया, ठीक, तो कितने दिन के भीतर संसद के दोनों सदन से अनुमोदित होना आवश्यक है? ना अनुमोदित होगा तो वह आपातकाल समाप्त होगा, क्योंकि अनुमोदित होना आवश्यक है दोनों सदनों से। ठीक, अब ऑप्शन है 1 माह, 2 माह, 6 माह की 1 वर्ष। तो देखिए, पहले 2 माह था, पहले कितना था? 2 माह, लेकिन जो है एक संशोधन हुआ और उससे 1 माह कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 माह। चलिए, 6ठा सवाल। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या खाली संविधान के ही प्रश्न है क्या? तो जी नहीं, सीक्वेंस में लगभग प्रश्न है, तो सारे सब्जेक्ट के हैं, घबराइए मत, सब आपको दिखाई देगा। चलिए, आते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 व्यक्तियों को मनोनीत करते थे। इस संविधान संशोधन के बाद यह समाप्त कर दिया गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्योंकि देखिए, जो चीज नया बने या जो समाप्त किया जाए या जो एकलौता हो या कोई महिला हो, तो ऐसे प्रश्नों को वरीयता देना चाहिए। आप लोग अक्सर कहते हैं ना कि कौन प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, हमको कैसे जानकारी मिलेगी? तो जानकारी पढ़ते पढ़ते ही मिलेगी। जो प्रश्न कुछ विशेष बताए वो एकदम समझिए कि इंपॉर्टेंट है। जब महिला की बात आती है तो जानते हैं भारत में कि महिलाओं को वरीयता दी जाती है, तो महिला से संबंधित कोई भी प्रश्न हो उसको वरीयता दीजिए। कोई प्रश्न में कह रहा है कि एकलौता, तो उसको वरीयता दीजिए, है ना। कोई प्रश्न में कह रहा है कि पहली बार, तो उसको वरीयता दीजिए। ऐसे आप प्रश्नों को छांटना जान जाएंगे, उसी दिन आपका समझ लीजिए कि सिलेक्शन होना तय। चलिए आगे, 4 ऑप्शन आपको मिल जाएगा, 103वां, 4वां, 5वां, 6वां। तो 104वां संविधान संशोधन जो हुआ है इसी से, है ना, समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा में और विधानसभा में भी जो मनोनीत होता था एक आदमी, उसको भी, और लोकसभा में भी जो 2 आदमी मनोनीत होता था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। यह 2020 से, ये 2020 से यह प्रभावी हुआ है संविधान संशोधन 2004 वाला, और 2020 से ये सेवा में नहीं रहा मनोनीत करने वाला सिस्टम। नोट कर लीजिएगा, अभी राज्यसभा में है 12 लोगों को मनोनीत होता है राज्यसभा में, तो वहां वाला छोड़ दीजिएगा। चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में प्रारंभ किया जा सकता है? बहुत ही बढ़िया, शानदार प्रश्न। ऐसे ऐसे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा ना, जब आप एग्जाम में बैठेंगे बिल्कुल हूबहू प्रश्न आपको दिख जाएगा, हूबहू। एक चीज मैं और बता दूं, लगभग सारे प्रश्न आपको बिल्कुल ओरिजिनल मिलेंगे। ओरिजिनल का मतलब क्या कि मार्केट में ऐसे प्रश्न तो अगर मिल जाएंगे, लेकिन ऑप्शन सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न खुद मैं डिजाइन किया हूं। कैसे डिजाइन किया हूं? बिहार दरोगा के जो अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ उसको देख करके डिजाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा पटक कर दिए ना। आप लोग खुद समझदार हैं, ग्रेजुएट आदमी हैं, बताना क्या बार बार एक ही चीज। चलिए, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है या संसद के किस सदन में? तो देखिए, राष्ट्रपति की बात करें ना तो संसद के किसी भी सदन में आप प्रारंभ कर सकते हैं, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। तो संसद के किसी भी सदन में। बड़का ऑप्शन पर मत जाइए कि सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर संसद के, सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है, ये किसी भी सदन में शुरू कर सकते हैं आप इसको। चलिए, 8वां, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, और यह 1275 वाले मेंस में घुमा करके इस प्रश्न को पूछा गया था, बहुत ही घुमाया गया था। जानेंगे कैसे आगे हम लोग। उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, आपसे पूछ रहा है उपराष्ट्रपति को। अभी आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के तो संसद के किसी भी सदन से, है ना।
अब आप सोचेंगे कि उपराष्ट्रपति को भी वैसे ही प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा, यही बच्चा फंस जाता है। लोकसभा के संकल्प से, राज्यसभा के संकल्प से, संसद के संकल्प से कि राष्ट्रपति द्वारा? बहुत ही बढ़िया और उम्दा प्रश्न है। कमेंट जरूर करिएगा क्या इसका आंसर आपको आता था कि नहीं। तो देखिए, राज्यसभा के एक संकल्प से इसको हटाया जा सकता है, ठीक ना। यहां पर मैं बात कर लूं कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। तो बस राज्यसभा का सभापति है तो इसको राज्यसभा के संकल्प से इसको हटाया जा सकता है। हालांकि जो प्रस्ताव होता है वो लोकसभा में जाता है, बट लोकसभा वहां सामान्य ही उस पर चाहिए प्रतिक्रिया, वो अपने आप फिर हो जाता है सामान्य प्रतिक्रिया, कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता वहां नहीं होती है। इस वजह से राज्यसभा के एक संकल्प से ही इसको हटाने की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ की जा सकती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, उम्दा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। देखिए, अब आप कहेंगे कि अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं। प्रश्न इतना मस्त जबरदस्त लेकर के आया हूं ना कि आप लोग खुद ही कहेंगे कि हाँ सर क्या प्रश्न है। चलिए, एक प्रश्न और है संविधान का, 9 प्रश्न में रखा था, इसके बाद आपको अलग सब्जेक्ट का मिलेगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति भाई त्याग पत्र तो देते ही हैं, तो किसको देते हैं? तो 4 ऑप्शन मिल जाएगा, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति की अपने आप को ही समर्पित कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वह उपराष्ट्रपति को दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अब कुछ करंट के भी प्रश्न आपको देखने चाहिए क्योंकि बिहार दरोगा में 15-20 प्रश्न करंट के रहते हैं। तो चलिए, काला घोड़ा महोत्सव 2024 मनाया गया, कहां में मनाया गया? मैसूर कर्नाटक में, मुंबई में, तमिलनाडु में या राजस्थान में? तो काला घोड़ा जो है ना वह महाराष्ट्र के मुंबई, कहां में? मुंबई में मनाया गया है 2024। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए 11 नंबर सवाल, इनमें से कौन सिक्किम के राज्यपाल हैं? अच्छा प्रश्न है, सिक्किम के राज्यपाल। अब जब चेंज होगा तो फिर मैं बता दूंगा, फिलहाल जान लीजिए कि जो ओम प्रकाश माथुर, ओपी माथुर जो हैं यह सिक्किम के राज्यपाल हैं, ठीक ना। चले आगे, चलिए सर देखिए, बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रश्न। देश का पहला डार्क स्काई पार्क, मैं आपको बताया हूं ना, मैं आपको अभी बताया कि जहां आ जाए पहला, ठीक, जहां आ जाए महिला, ठीक, जहां कुछ अजूबा आ जाए उसको एकदम पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आपको भेटा जाएगा, कोई नहीं इसमें संदेह है। तो देश का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में बना है, डार्क स्काई, ठीक। चलिए, उद्गम पोर्टल की शुरुआत किया गया है। उद्गम पोर्टल जानते हैं? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, याद कर लीजिए, आरबीआई। कौन सा पोर्टल? उद्गम पोर्टल आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। चलें आगे, करंट बहुत जरूरी है तो मैं करंट को भी यहां पर लाना चाहूंगा, यहां है प्रश्न। हाँ, चलिए 14वां सवाल, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान है वह 40वां है। क्या, कौन सा है? 40वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 15, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, अभी हाल ही का है ये। हेनले पासपोर्ट में 2025 की बात की जाए तो 2025 में 85 है, याद कर लीजिएगा, लास्ट में 5 इसमें भी है, लास्ट में 5 इसमें भी है, 25 4 85, 25 85 दोनों मिलता जुलता है ना। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंकिंग है वह है 85। चलिए, नंद बाबा दूध मिशन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो नंद बाबा दूध मिशन योजना जो है वह अपने उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी सरकार के द्वारा यह चलाया गया है। चलिए एक सवाल और है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 किसे मिला है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 का जो मिला है वह किसे मिला है? सुनील शेट्टी, चक्रवर्ती, सैफ अली खान, अमिताभ बच्चन। वही सैफ अली खान जिनको अभी हाल ही में चाकू मार दिया था एक पतला सा चोर, है ना। तो ये राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर मिथुन चक्रवर्ती है, याद रख लीजिएगा। राइट आंसर कौन सा है? मिथुन चक्रवर्ती, एमसी शॉर्ट में हम इसको बता रहे हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। चलिए
व्यास सम्मान 2024 किसको मिला है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अक्सर व्यास सम्मान से प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। तो व्यास सम्मान मिलने वाले जो हैं उनका नाम है सूर्यवाला। क्या नाम है? सूर्यवाला। चलिए ऑप्शन होगा यहाँ, हाँ देखिए, हाँ ये है बी ऑप्शन। तो व्यास सम्मान किसको मिला है? सूर्यवाला को मिला है। अच्छा सवाल है। उबेर कप के उपविजेता, उबेर कप के उपविजेता, विजेता नहीं, विजेता नहीं पूछ रहा है, जो रनर रहा है तो वह है इंडोनेशिया। याद कर लीजिएगा, ऐसे में फंस मत जाइएगा चीन मार करके, है ना, चीन मार करके फंस मत जाइएगा, आपको इंडोनेशिया ही मारना है क्योंकि उपविजेता पूछा गया है। तो अगर विजेता पूछे तब चीन लगा देंगे, लेकिन उपविजेता है तो उपविजेता जो है वो इंडोनेशिया है। और यह कौन सा संस्करण था, जरा इस पर भी जान लीजिए। तो यह 30वां संस्करण था 2020 में। अच्छा, यहां से कितने प्रश्न क्लियर हो गए? उबेर कप 2024 के विजेता आप जान गए, उबेर कप 2024 के उपविजेता जान गए, संस्करण कौन सा जान गए, 3 प्रश्न आपको क्लियर होगा। अच्छा, एक जरा कमेंट करिए कि उबेर कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पूछता है एग्जाम में, तो जरा कमेंट करिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग कमेंट करने में रुचि रख रहे हैं कि नहीं। चलिए, इनमें से कौन खरीफ फसल है? खरीफ तो जान ही गए कि चावल जो है वह खरीफ फसल है। बहुत ही इजी प्रश्न। देखिए, ये जो 21 नंबर प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मतलब क्या बताएं। सांची तो आप लोग नाम जानते होंगे, सांची का बौद्ध स्तूप बहुत बार सुना होगा, लेकिन कभी गौर नहीं किया आपने कि सांची जो है वह किस नदी के किनारे है। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं, अब मध्य प्रदेश में लगभग सारी नदियां आपको देखने को मिल जाएगी, है कि नहीं? तो आंसर कैसे? तो आंसर बेतवा। सांची, सांच बतावा, आप ऐसे करिएगा, सांच बतावा, सांच बतावा से समझिए कि भाई सांच बतावा यानी कि सांची बेतवा नदी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, 22वां सवाल बहुत ही शानदार। अक्सर आपने सिंधु जल विवाद, कावेरी जल विवाद पढ़ा, लेकिन तीस्ता जल विवाद को आप भूल गए। बिहार दरोगा में जो क्वेश्चन सेट करता है वो यही तो देखते रहता है कि आप क्या भूल रहे हैं, वही उठा के पूछ देता है, आप परेशान। लेकिन कोई बात नहीं। तीस्ता जो जल विवाद है वह भारत और बांग्लादेश के मध्य। देखिए, एक आध प्रश्न बाई मिस्टेक हो सकता है गलत, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका मैं सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। क्योंकि जब इतना ज्यादा प्रश्न रहता है, आप लोग का डिमांड रहता है कि जल्दी जल्दी करा दीजिए, मतलब उसको फुल डिस्क्राइब मत करिए। तो जब डिस्क्राइब नहीं करते हैं इस वजह से ना एक आध प्रश्न गलत हो सकता है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं भी आप लोग के ही भांति इंसान हूं, तो गलत हो जाता है तो पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। जो प्रश्न गलत है कमेंट में बस प्रश्न संख्या डाल दीजिएगा, फला प्रश्न डाउट लग रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, एक बहुत बढ़िया शानदार प्रश्न, रेन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? रेन फॉरेस्ट, ये अक्सर बच्चे गलत कर देंगे। रेन फॉरेस्ट तो रेन मतलब समझ लेंगे कि रेन माने बारिश हो रहा है, और मासिनराम में बहुत बारिश होता है, लगा देंगे से। लेकिन रेन फॉरेस्ट जो है ना वह राजस्थान में है। यहाँ राजस्थान में जान रहे हैं कि मरुस्थल है, कम बारिश होती है, तो ये आपको याद कर लेना है, जोरहाट राजस्थान। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद भी आप कर ही लिए होंगे। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रश्न को मैं आप लोगों के लिए रख देता हूं, इसका कमेंट करिए, क्या आंसर लक्षद्वीप होगा, लद्दाख होगा, जम्मू कश्मीर होगा कि अंडमान होगा, है ना? कमेंट करिए। बाकी अब बता ही देता हूं मैं आंसर, जो ए नंबर है ऑप्शन लक्षद्वीप, वो सही आंसर है। चलिए, 25वां, भारतीय मानक समय रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? क्या प्रश्न है, पढ़े तो आप लोग सब हैं, पढ़े सब हैं, कौन कौन गुजरता है पढ़े हैं, तो अब यही बता दीजिए कौन किस राज्य में नहीं गुजरता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ गुजरता है, उड़ीसा गुजरता है, फिर आंध्र प्रदेश गुजरता है, उत्तर प्रदेश गुजरता है, मध्य प्रदेश गुजरता है। ये तेलंगाना कहां गुजर रहा है? तेलंगाना कहां गुजर रहा है भैया? नहीं गुजर रहा है ना, तो यही आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत ही अच्छे से समझ गए। चलिए, शून्य रेखा स्थित है, क्या प्रश्न है? ये सारे प्रश्न ना मैं आपको क्या बताऊं, अपनी ही तारीफ नहीं करूंगा, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न है ये सारे प्रश्न, मतलब आपको जानने चाहिए। आप लोग पढ़े नहीं हैं लेकिन फिर भी
जिस बुक में आप पढ़ते हैं ना उसमें कुछ प्रश्नों का अभाव है, और जब बिहार दरोगा का क्वेश्चन सेट किया जाता है तो आप देखते होंगे कि लगभग 50 प्रश्न आपको लूसेंट से, क्राउन से, स्पीडी से मिल जाएगा, लेकिन बाकी के जो प्रश्न होते हैं 30, 40, 45 वो आपको दिखाई नहीं देते हैं। अब आप लोग कहते हैं कि सर 50 प्रश्न तो लूसेंट से, 55 प्रश्न तो लूसेंट से कर लिया हूं मैं, बाकी के लिए मैं क्या करूं? तो बाकी यही सब तो प्रश्न है जो आपको मैं करा रहा हूं, तो बिल्कुल भी परेशान ना होइए। चलिए, शून्य रेखा जानते हैं त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। कहां? त्रिपुरा और बांग्लादेश के ही बीच स्थित है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? अच्छा प्रश्न है, मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई पूछ रहा है। तो मुख्य भूमि का मतलब कि देखिए ये वाला है ना, ये जो द्वीपों को नहीं कह रहा है, जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है इसको नहीं कह रहा है, ये जो भारत की मुख्य भूमि है इसकी तट रेखा मतलब कि गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल, ये वाला जो तट रेखा है जो वी आकार बना रहा है इसका तो 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर। अच्छा प्रश्न है। चलें आगे। चलिए भैया 28वां सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। भारत की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, चतुष्कोणीय, वृत्ताकार या सर्पिलाकार? तो देखिए भारत का नक्शा देखते हैं तो क्या क्या ऐसा है भारत? गोल गोल है जी? नहीं ना, तो गोल तो होगा नहीं, तो वृत्ताकार काट दिए। दूसरा कह रहा है कि सर्पिलाकार, क्या भारत का नक्शा ऐसे है, सांप जैसा है? ना ना, तो यह गलत। तो चलिए डी भी नहीं होगा सर। भारत के नक्शा देखे हैं? क्या भारत का नक्शा ऐसे है, ये है भारत का नक्शा? तो नहीं सर, भारत का नक्शा तो ये भी नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो चतुष्कोणीय हो जाएगा। तो कहेगा सर चतुष्कोणीय कैसे? चतुष्कोणीय है भारत का नक्शा, बिल्कुल है, दिखा देते हैं। यहां से आप चलते हैं भारत का नक्शा ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके यहां पर ऐसे ये बना लेते हैं, ठीक, ये यहां पर ऐसे बना लेते हैं। फिर यहां से आते हैं, देखिए अभी ये स्क्रीन पर ये उतना अच्छा से तो नहीं बन पाएगा, लेकिन कोशिश ये, तो देखिए ये चतुष्कोणीय हो जाता है। यहां से आइए, एक कोणा ऐसे, ये हिल मत भाई, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, अब यहां से आ जाता है, देखिए ये दो कोना, ये तीन कोना, और अगर इसको मिलाएंगे यहां से इसको अगर मिलाएंगे यहां से तो ये चतुष्कोणीय। अब आपको दिख गया लगभग चतुष्कोणीय है। यहां से ये, इसको मैं कलर बदल के दिखा रहा हूं, हरा कर देता हूं, ये कोना, ये कोना, ये कोना और ये कोना, है ना, तो ये चार कोना का आपको लगभग दिखाई देगा। तो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। आप लोग सोचते रहेंगे कि न तीन कोणीय है न चरकोणीय है, कैसन है, तो अब आप जान गए कि कैसन है। बहुत बढ़िया समझ गए सर। चलिए 29, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का एशिया में स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बढ़िया प्रश्न है। बहुत बार आप पढ़ लेते हैं कि भारत का स्थान 7वां है विश्व में, फलना है, ढिमका है, एशिया में पढ़ना भूल जाते हैं। वहीं से बिहार दरोगा में प्रश्न उठाएगा, वही आपको पूछ देगा, आप हो जाएंगे परेशान। लेकिन देखिए सबसे बड़ा देश, अभी रूस को भी आप लोग जोड़िएगा, अब रूस एशिया यूरोप दोनों में है तो रूस को भी आप जोड़िएगा, फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन को भी आप जोड़िएगा, है ना, और तब आप भारत को जोड़िएगा, तो तीसरा स्थान आ जाएगा भारत का। ठीक, तो चलिए, भारत के कितने राज्य की सीमा पड़ोसी देशों से लगती है? क्या प्रश्न है, मस्त सवाल। भारत के 16 कितने 16 राज्य हैं जो पड़ोसी देश से लगते हैं। अब कौन कौन से वो 16 राज्य हैं, कौन कौन से वो 16 राज्य हैं, जरा सा देखिए। अगर पूरा डिटेल में बताएं तब तो आपको लंबा समय लग जाएगा, लेकिन आप ये जान लीजिए, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा कि नहीं, जो भी किनारे वाला है, फिर उधर से हो जाएगा चीन के जो लगता है, फिर बिहार हो जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, जो भी मतलब की है, कुल मिलाकर 16 है। पहले 17 था, चूंकि जम्मू कश्मीर भी राज्य में ही पहले आता था, बट अब जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो एक घट गया है, 16 हो गया है। तो याद रखना है, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों से सीमा लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब साइंस का होगा जलवा। यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो वह है प्रमस्तिष्क, अंग्रेजी वालों के लिए सेरिब्रम, है ना, सेरिब्रम।
सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम। ओके, सेरिब्रम प्रमस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अगला सवाल, कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में रॉबर्ट हुक। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सेट में इस प्रश्न को मैं क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल बदल के ला रहा हूं। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, तीनों ऑप्शन जब दे देता है ना तो दिमाग घुमा देगा। तो रॉबर्ट हुक आप जान लीजिए, रॉबर्ट हुक। चलिए 33वां सवाल, अपमार्जक की भूमिका निभाने वाले जीवाणु इनमें से कौन है? अपमार्जक की भूमिका निभाते हैं ये जीवाणु, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास है ना, स्यूडोमोनास। ये अपमार्जक की भूमिका निभाता है। केला जो है वह किस कुल का पादप है? तो केला जो है वह म्यूजेसी, किस कुल? म्यूजेसी कुल का पादप है, पौधा है, ठीक ना। आगे चलते हैं, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है वो गमन करता है। प्रोटोजोआ कैसे चलता है? कूटपाद से, पैरों से, स्टमक से, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, मैं एक उदाहरण के रूप में आपको अमीबा बता रहा हूं। अमीबा मान के चलिए ये है, ठीक ना। तो अमीबा का कोई आकार उकार नहीं होता है, उसका कोई पैर भी नहीं होता है। अमीबा को अगर भोजन यहां दिखाई देगा तो ये क्या करेगा? अपने शरीर को मिचोड़ मिचोड़ के इधर ले आएगा और ये ऐसे करके इधर ले आएगा और बीच में आ जाएगा भोजन, है ना। भोजन को वो डाइजेस्ट कर लेगा। इधर आ जाए अगर तो इधर भी ऐसे अपने शरीर को फैला फैला के इसको अपने अंदर ले लेगा। तो पैर तो नहीं है लेकिन पैर वाला काम कर रहा है। कूटपाद, कूट मतलब क्या होता है? कूट मतलब फाल्स कह लीजिए, फाल्स कह लीजिए या छदम कह लीजिए, है ना। तो कूटपाद, या कभी ऑप्शन में दे दे छदम पांव। क्या दे दे? छदम, छदम पांव, मतलब कि पांव है नहीं लेकिन पांव का काम कर रहा है। तो कूटपाद या स्यूडोपोडिया, इंग्लिश वालों के लिए स्यूडोपोडिया, है ना, याद रखिएगा, स्यूडोपोडिया। इसी से वो गमन करता है या भोजन भी करता है। चलिए, इनमें से किसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, किसको? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। तो सजीव और निर्जीव के जो बीच की कड़ी है वह है वायरस, है ना। वायरस यानी कि विषाणु, विषाणु यानी वायरस। जो कोरोना वायरस आया है वायरस ही है वो भी। गैस से सीधा ठोस में बदल जा रहा है। रुकिए 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 रुकिए, ये प्रश्न एनसीईआरटी में पहले इसका आंसर गलत दिया हुआ था। पहले क्या था कि ठोस, जैसे कपूर बिना द्रव बने गैस बन जा रहा है। अब कोई गैस से बिना द्रव बने ठोस बन जा रहा था। तो पहले एनसीईआरटी में क्या आंसर था इसका? उदर्भपातन था, उदर्भपातन। लेकिन जब नया एनसीईआरटी आया तो उसमें आंसर निक्षेपण मिल गया। क्या मिल गया? निक्षेपण। मैं क्यों बता रहा हूं जरा सा समझिएगा। निक्षेपण मिल गया। पुराने वाले में क्या था? उदर्भपातन, नए वाले में निक्षेपण। यही प्रश्न पूछा बिहार दरोगा में कि ठोस से, है ना, ठोस से डायरेक्ट गैस बन जा रहा है बिना द्रव बने, ठोस से बिना द्रव बने गैस बन जा रहा है, कौन सी प्रक्रिया होगी? जो पुराना एनसीईआरटी पढ़े थे उदर्भपातन मार दिए, सब गलत करा लिए। जो नया एनसीईआरटी पढ़े थे निक्षेपण, उनका सही हो गया। तो ऐसे भी देखिए, पढ़ने के बाद भी गलती होता है, इसलिए अपडेट रहना बहुत जरूरी है। यह प्रश्न क्या कह रहा है? गैस से सीधा ठोस, ये इसको मैं समझाऊंगा अभी। अगर ठोस से गैस कहता तो उदर्भपातन, लेकिन गैस से ठोस तो निक्षेपण। बहुत बढ़िया प्रश्न है, रट लीजिए इसको। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की दर उतनी, क्वथनांक कम होगा तो वाष्पन की दर अधिक हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कह देते हैं। क्या कह देते हैं? परमाणु संख्या। 40वां सवाल, इनमें से कौन सबसे क्रियाशील धातु है? सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है भैया? तो जान ही रहे हैं कि पोटेशियम और सोडियम, लेकिन पोटेशियम आंसर में है नहीं, तो सोडियम आंसर हो जाएगा। बताइए, सोडियम को रखा जाता है जल में, किरोसिन तेल में, मिट्टी तेल में, या हवा में? कहां रखा जाता है जरा कमेंट करिएगा। मोनाजाइट अयस्क है,
बहुत ही बढ़िया सवाल है। मोनाजाइट जो अयस्क है वह थोरियम का अयस्क है। कैसे याद रखिएगा, मोनाजाइट या कहीं मोनोजाइट दे देता है ना। तो याद कैसे इसको रखना है, मोनो मतलब कि थोड़ा, है ना। कोई भी चीज कहता है ना कि मोनो मतलब कि कम, थोड़ा, तो थोड़ा से आप याद करिएगा थोरियम। रिलेट करके बस याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी कुछ है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 43 नंबर, 42, हाँ 42 नंबर। इनमें से कौन उत्कृष्ट धातु नहीं है? नोबेल धातु कौन नहीं है भैया? सोना, प्लेटिनम, मरकरी। बाकी लिथियम जो है वह नोबेल धातु नहीं है, तो लिथियम आप राइट आंसर कर लीजिएगा। चलिए, इनमें से कौन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है? द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक है वह है नींबू निचोड़ने वाला मशीन। कौन सा मशीन? नींबू निचोड़ने वाला। आप देखे हैं ना, जब आप गर्मी के दिन में शरबत वगैरह पीने जाते हैं तो गिलास में आपको शरबत देगा और फिर एक मशीन रखेगा, इसी पर बीच में नींबू रखेगा और ये डंडी रखेगा और डंडी से चाप के इसमें नींबू निचोड़ देगा। तो नींबू निचोड़ने वाला मशीन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान, तो घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान घट जाएगा। ज्यादा घुमाओगे तेज तो भैया जी का जो मान है वो घट जाएगा, सीधी बात। यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। कौन? अच्छा, ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलेगा? या तो सितार बदलेगा या तो लाउड स्पीकर बदल रहा होगा। आपके हिसाब से सामान्यतः तो यही सोचेंगे आप कि भाई लाउड स्पीकर में ध्वनि निकलता है तो यह ध्वनि ऊर्जा, या सितार में भी ध्वनि निकल रहा है तो ध्वनि ऊर्जा। बाकी तो डायनमो में तो ध्वनि निकल नहीं रहा है, विद्युत चल में निकल नहीं रहा है, लेकिन जो राइट आंसर है वह सितार होगा। यांत्रिक ऊर्जा को कह रहा है। लाउड स्पीकर आपको विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा बदलता है, बिना विद्युत के चलेगा का लाउड स्पीकर? नहीं चलेगा, लेकिन सितार आप बजा लेंगे, है ना। तो ये होता है आंसर चूज करने का तरीका। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा जो है वह 7 अगस्त, जी हाँ 7/8/1905 को, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 47 नंबर सवाल। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करने का श्रेय जाता है किस को जाता है? वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट आया था, कब आया था? 1878 में आया था ना, 1878 में ही आया था। यह लिटन को जाता है। किसको जाता है? लिटन को। पुणे सार्वजनिक सभा, पुणे सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन? तो एमजी राणादे, यानी कि महादेव गोविंद राणादे। आज आपको इकोनॉमिक्स के प्रश्न देखने को नहीं मिले होंगे, कोई बात नहीं, अगले में मैं इकोनॉमिक्स के कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा कर दूंगा। इकोनॉमिक्स का प्रश्न मैं नहीं कर पाया हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अगले वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा। डफरिन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया कि यह तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की प्रवक्ता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं कि कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक कहा? डफरिन। लेकिन किस अधिवेशन में कहा? तो वह चतुर्थ अधिवेशन में कहा था। किसमें? चतुर्थ अधिवेशन में। आज का आखिरी और 50वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय अशांति का जन्मदाता वैलेंटाइन शिरोल ने किसे कहा था? किसको कहा कि भाई तुम तो भारत में अशांति ला रहे हो, भारतीय अशांति के जन्मदाता हो तुम? वह बाल गंगाधर तिलक को कहा था। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। तो चलिए 50 प्रश्न थे जो आपने बहुत ही आसान तरीके से, और सारे प्रश्न A1 कैटेगरी के हैं, बिहार दरोगा के लिए ही डिजाइन किया गया है ये सारा प्रश्न मेरे द्वारा। तो उम्मीद करता हूं सबको आपने अच्छे से देखा और आप नोट भी कर ही लिए होंगे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर अभी भी आपको लग रहा होगा कि कोई प्रश्न एकाध गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकाध प्रश्न के लिए मैं क्रिया नहीं खा रहा हूं, हो सकता है गलत उच्चारण में या फिर जिस बुक से मैं आपको करा रहा हूं वहां हो सकती है गलतियां। तो जो भी हो आप कमेंट अवश्य करिएगा, मैं उसको संशोधन अगली वीडियो में आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।